सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है विनीत और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फिजिक्स थ्रू न्यूमेरिकल्स। अच्छा, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लेक्चर है और इस लेक्चर पे मैं गैस लॉज डिस्कस करूंगा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या होती हैं वो डिस्कस करूंगा और हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। ठीक है। अच्छा, जो बच्चे मुझसे डायरेक्टली कोचिंग ले रहे हैं वो उनको तो मैं नोट्स दे ही दूंगा। ठीक है। और जो बच्चे मुझसे कनेक्टेड नहीं है डायरेक्टली वो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और अच्छा, मैंने तो ये बोल रखा है कि अगर आप ये वीडियोस देखते हैं तो कॉपी पेन लेकर बैठिए और अपने साथ में नोट्स बनाते चलिए। लेकिन इस वीडियो के लिए क्योंकि थोड़ा टॉपिक कॉम्प्लेक्स है इसके लिए मैं नोट्स अलग से दूंगा। ठीक है, तो नोट्स आपको टेलीग्राम के चैनल में मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए शुरू करते हैं। अच्छा, देखिए जो गैस रहती है दोस्तों वो एक जो ऑब्जर्वेशन है गैस के लिए वो ये है कि वो किसी भी कंटेनर पे चली जाती है, उसका शेप ले लेती है और उसकी जो वॉल्यूम है वो इनफाइनाइट होती है। लेट्स से अगर आप 1 लीटर के कंटेनर पे कुछ गैस डालेंगे तो उसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 1 लीटर, और 1000 लीटर के कंटेनर पे अगर उतनी ही गैस डालेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000 लीटर। ठीक है। अब आइडियल गैस क्या होती है कि ऐसी गैस जिसके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी फोर्सेस ना हो, मॉलिक्यूलर फोर्सेस ना हो। ठीक है। इसके अलावा उनका जो मॉलिक्यूल का क्या चाहिए, जो उनकी नेट वॉल्यूम है वो लगभग 0 हो इन कंपैरिजन टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इन विच दैट गैस इज प्लेस्ड। ओके, आई होप मैं अच्छे से विजिबल हूँगा और ऑडिबल भी हूँगा आप लोगों को। ठीक है। अगर कोई नॉइस आती है तो समझ जाइएगा कि मेरा रूम कहाँ पे है, हाईवे के बाजू में है, कुछ स्ट्रे डॉग्स भी घूमते रहते हैं। ठीक है, और कुछ लोग भी आजू बाजू रहते हैं, तो बहुत ज्यादा नॉइस को मैं अभी कैंसिल नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, फिर भी मेरी पूरी कोशिश है। ठीक है, नॉइस कैंसिलेशन की। अब देखिए आइडियल गैस, ऐसा देखा गया एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कि आइडियल गैस एक रिलेशन फॉलो करती है, दैट इज PV इक्वल्स टू nRT। Here T क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन, दैट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है। अच्छा, केल्विन क्या है ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया है। ठीक है, एक टेम्परेचर स्केल। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, और V क्या है, वॉल्यूम ऑफ दैट गैस, एंड P क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ दैट गैस। ठीक है, ये आइडियल गैस इक्वेशन कहलाती है। ये आइडियल गैसेस के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया आइडियल गैस कौन होती है, जिनका एक तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होंगे और उनके जो मॉलिक्यूल्स की जो नेट वॉल्यूम है वो टोटल वॉल्यूम के, यानी कि गैस जिस कंटेनर पे रखी हुई है उसके वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होंगे। हम उनको लगभग कितना ले सकते हैं, ठीक है, 0 ले सकते हैं, नेग्लिजिबल। ठीक है, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा। एब्सोल्यूट टेम्परेचर में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक और एब्सोल्यूट प्रेशर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक और प्रेशर होता है दैट इज गेज प्रेशर। गेज प्रेशर क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ये होता है कौन सा, गेज प्रेशर। अब सुनिए, जो गैसेस आसानी से लिक्विफाई नहीं होती जैसे कि ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन, उनको हम परमानेंट गैसेस कहते हैं। ठीक है। अच्छा, कोई भी जो रियल गैस है उसके बीच में हम सबको पता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो होंगे ही उसके अंदर। ठीक है, लेकिन अगर हम टेम्परेचर को कम कर दें, टेम्परेचर को बढ़ा दें और प्रेशर को कम करते जाएं तो उनके बीच में क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा दोस्तों कि जो उनके बीच का
डिस्टेंस है वो बढ़ेगा, ठीक। एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर रियल गैसेस बिहेव्स लाइक आइडियल गैस। क्यों? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होते जाएंगे, ठीक। अब देखते हैं हम कि लॉस क्या कहते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसको मैं इसे 3-4 फॉर्म है, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स को मास ऑफ द गैस टेकन अपॉन मोलर मास, ठीक है, मोलर मास, ठीक। और या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ये एवोगैड्रो नंबर क्या है? एवोगैड्रो नंबर है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ गैस, ठीक है। अब इस इक्वेशन को देखिए, पीवी बराबर एनआरटी, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, ठीक। इस इक्वेशन को देखिए, अगर मैं टी को कांस्टेंट कर दूं फॉर गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस या फिर गिवन मास ऑफ द गैस, तो क्या होगा? पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट हो जाएगा, पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट हो जाएगा। और उस केस में क्या होगा? जो पीवी का ग्राफ है वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, पी वी। अब क्योंकि ये कांस्टेंट है, इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो अगर पी बढ़ रहा है, पी जैसे बढ़ रहा है तो वॉल्यूम कम कैसी होगी? कम हो जाएगी। ये देखिए, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम की ओर आएगी, और जैसे जैसे प्रेशर कम होगा वॉल्यूम बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक। अब एक और ग्राफ में बना सकता हूं, पी पीवी, ठीक है, और ऐसी लाइन आ जाएगी पी और वी। समझ पा रहे हैं? देखिए, इसका इनका प्रोडक्ट तो कांस्टेंट है, ठीक है। टी इक्वल्स टू कांस्टेंट पे कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, ठीक। इसलिए अगर V और P बढ़ भी रहा है तो भी ये प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और इस बात को कहा जाता है बॉयल्स लॉ, दैट इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट, और वी कैन से दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, उसको बोला जाता है आइसो प्लस थर्मल, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, थर्म मैंने बताया था हीट से रिलेटेड, ठीक है। आइसोथर्मल दैट इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। इसको आप बना लीजिएगा इस ग्राफ्स को, और ये लिख लीजिएगा, ये क्या है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर P is inversely proportional to V, और ऐसे लिख दीजिएगा बॉयल्स लॉ, ठीक है ना। अब देखिए, अच्छा, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, इसी से अलग अलग चीजों को कांस्टेंट करो तो वो लॉज निकल के आ रहे हैं, ठीक है। बॉयल्स लॉ के लिए क्या कांस्टेंट है? लॉ के लिए टी कांस्टेंट है, दैट इज टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ? पी को कांस्टेंट कर रहा हूँ। अच्छा, बार की प्रेशर की एक यूनिट है बार, ठीक है, और आइसो बार, तो आप समझ पाए होंगे कांस्टेंट प्रेशर कर रहा हूं मैं इस बार, कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो कांस्टेंट प्रेशर के केस में क्या होगा? वॉल्यूम इज इक्वल्स टू nRT अपॉन P। अब देखिए, नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट रहेंगे क्योंकि गिवन अमाउंट ऑफ गैस के लिए अपन देख रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा? ये तो कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि प्रेशर भी कांस्टेंट है। तो उस केस में क्या होगा? वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है।
और इसको बोला जाता है चार्ल्स लॉ। ठीक है, यही होता है चार्ल्स लॉ। ठीक है, चार्ल्स लॉ। अच्छा, चार्ल्स लॉ के लिए क्या कांस्टेंट हो जाएगा? प्रेशर। ठीक है। तो इस केस में मैं ये लिख सकता हूं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अच्छा, अब ये बात गौर करने वाली है कि अगर टेम्परेचर केल्विन में होगा, ठीक है, तो वॉल्यूम एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी तो होगा ही, ये तो होना ही है चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन एक चीज और होगी, अगर टेम्परेचर केल्विन में होगा तो इनके बीच की जो ये लाइन है ये ओरिजिन से होकर निकलेगी। इसका मतलब क्या होगा कि गैस जो है वो 0 केल्विन पे लिक्विफाई हो जाएगी। जैसे कि मैंने पहले लेक्चर में बताया भी था कि हर गैस 0 केल्विन पे लिक्विफाई होती है। ठीक, अब लिक्विफाई होने पे आप बोलोगे सर वॉल्यूम कैसे 0 हो जाएगा? उसके कुछ मॉलिक्यूल्स का भी तो वॉल्यूम होगा ना। अब मैंने बताया था कि आइडियल गैस केस में क्या लेते हैं कि वॉल्यूम की जो मॉलिक्यूल्स की जो नेट वॉल्यूम है वो क्या है? 0 है, नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, इन केस ऑफ आइडियल गैस इफ टी इज इन केल्विन। ठीक है, एब्सोल्यूट यूनिट्स में। ठीक है, अब देखिए एक तो ये ग्राफ निकल के आएगा और क्या होगा सोचिए, v अपॉन टी, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, टी को इस साइड ले जाएंगे तो। ठीक है, ये कांस्टेंट बचेगा, तो ऐसा ग्राफ बन जाएगा v और t पे। ठीक है, v अपॉन टी कांस्टेंट होगा। ये क्या है? ये चार्ल्स लॉ है। ठीक है, अब सोचिए इसमें से क्या बचा है कांस्टेंट करने के लिए? अब मैं करूंगा P कांस्टेंट हो गया चार्ल्स लॉ में, T कांस्टेंट हो गया बॉयल्स लॉ में। ठीक है, अब होगा GL लॉ, गे-लुसाक्स लॉ। ठीक है, इसमें होगा V कांस्टेंट। ठीक है, ठीक है, अब देखिए अगर V कांस्टेंट होगा तो प्रेशर will be directly proportional to temperature। क्यों? क्योंकि ये दोनों तो कांस्टेंट है। ठीक है, P क्या हो जाएगा, और V भी कांस्टेंट हो गया, तो V को क्या हो जाएगा? V हो जाएगा P इक्वल्स टू NR अपॉन VT। ठीक है, अब NR तो पहले से कांस्टेंट था, V भी कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? P और T। ठीक है, ऐसी लाइन आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे भी अगर ये केल्विन पे है ना, तो ये लाइन ओरिजिन से होके गुजरेगी। ठीक है, क्यों? जब 0 केल्विन पे गैसेस लिक्विफाई हो जाएंगी तो उनका प्रेशर हो जाएगा 0। अच्छा, अभी प्रेशर कैसे क्यों लगता है ये हम देखेंगे केडीजी के अंदर। ठीक है, अच्छा, एक और इसमें बना सकते हैं आप P अपॉन T। ठीक है, इस पे आप P और T, तो ये वाला जो रेशियो है यहाँ पे T अगर अपन ले जाएं तो ये तो कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट ही रह जाने वाला है। ठीक है, ये हो जाएगा गे-लुसाक्स लॉ। ठीक है, अब दोस्तों अब अगर हम क्या करें, 3 क्वांटिटीज को कांस्टेंट करें। ठीक है, P को भी कांस्टेंट कर दूं, V को भी कांस्टेंट कर दूं, R तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है ही। अच्छा, ये क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। ठीक है, और इसको क्या बोलते, इसका वैल्यू कितना है? 8.31। ठीक है, जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, ये वैल्यू याद रखिएगा, ये हर जगह अप्लाई होगा। ठीक है, अब देखिए अगर मैं
P को कर दूं कांस्टेंट, V को कर दूं कांस्टेंट और T को कर दूं कांस्टेंट, तो क्या होगा? ठीक है, ये तो कांस्टेंट होगा ही, एक भी कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक, अब इसका वैल्यू सर आप बोलो यार ये क्या लिख दिया आपने, मतलब क्या ही मीनिंग है इसका? देखो, अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट कर दूं, टी को कांस्टेंट कर दूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा कि इक्वल वॉल्यूम्स विल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एन। ठीक है, अगर मैं इसको ये कह सकता हूं एट कांस्टेंट pressure and temperature, equal volumes will contain same number of molecules। ठीक, मतलब इक्वल प्रेशर और टेम्परेचर पे अगर किसी भी दो कंटेनर की वॉल्यूम सेम है तो उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर मोल्स ऑफ द गैस क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। इसको बोला जाता है एवोगैड्रो लॉ। ठीक है, ठीक। अच्छा, ये याद रखने के लिए आपको क्या याद रखना है? लॉस को याद रखने के लिए आपको ये बस याद रखिए कि कहाँ पे क्या कांस्टेंट हो रहा था बॉयल्स के केस में। अच्छा, बॉयल क्या होता है? बॉइलिंग पे क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो इसको आप ये याद रख सकते हो कि बॉइलिंग के टाइम पे टेम्परेचर कांस्टेंट है। ये ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, कैसे आप याद रख सकते हो। ठीक है, अच्छा, सीपी चार्ल्स, ठीक है, ऐसा कुछ बना लीजिए। च्यवनप्राश आपने खाया है? च्यवनप्राश, ठीक है, तो ये याद रखिए चार्ल्स लॉ पे प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है। बचा V, तो वो इस वाले लॉ पे कांस्टेंट हो जाएगा, जीएल लॉ। ठीक है, अब देखिए अच्छा, ये जो एक कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए जो टर्म है वो है आइसोकोरिक। ठीक, आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक, अब अगर आपसे कोई बोले कि गैस लॉ से आइडियल गैस की डेंसिटी बताओ, तो आप कैसे बता सकते हो? अच्छा, n क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स, और मोल्स क्या होंगे? मास अपॉन मोलर मास। ठीक है ना, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, और यहां से मैं क्या करूंगा? m/v निकाल लूंगा। v को मैं ले जाऊंगा नीचे, RT को ले जाऊंगा इस साइड नीचे। ये कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक, इसको डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस का एक्सप्रेशन है ना। अच्छा, ये आप लिखते जाइएगा आइसोकोरिक क्या है। ठीक है, आपको याद हो जाएगा, वैसे तो मैं नोट्स दे दूंगा इसके। ठीक है, अब देखिए एक चीज है जो हम देखेंगे, जो अप्लाई होगा, एक टर्म है, उसको कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, देखिए, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज इन विच अ सिस्टम कैन पोजेस एनर्जी इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसको DOF भी कह सकते हो आप शॉर्ट में। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब देखिए एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, स्फेरिकल मॉलिक्यूल है ऐसा। ठीक है, स्फेरिकल भी कहता है इसको। ठीक, तो
इस पे एक तो हो सकती है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, जिसके हो सकते हैं 3 पार्ट्स। एक तो वी एक्स एक्स एक्सिस के अलोंग, वी वाई वाई एक्सिस के अलोंग, और वी जेड जेड आपकी ओर है, ठीक है, वी जेड जेड एक्सिस के अलोंग, ठीक है। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम तो हो गई, ठीक है। लेकिन एक तो इसका ये भी हो सकता है, क्या, एंगुलर वेलोसिटी से आई ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, ये भी इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। और एक तो वो काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस करेगा वी एक्स की वजह से, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग की जो वेलोसिटी है उसकी वजह से, वाई एक्सिस के अलोंग है उसकी वजह से, ठीक है, जेड एक्सिस के अलोंग है उसकी वजह से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे होंगे, इनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आय है ये लगभग 0 है, नेग्लिजिबल है। तो उस केस में इस वजह से अगर कोई मोनो एटॉमिक गैस है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 ही होगा। क्यों? क्योंकि इनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो नेग्लिजिबल है, और जो 3 इसकी जो एनर्जी है आई ओमेगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, आई ओमेगा वाई स्क्वायर अपॉन 2, ये क्या है, 0 हो जा रहा है, ठीक है, इनकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जा रही है, ठीक है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम को अच्छे से समझने के लिए आप इसे देखिए, एक बॉडी है, एक ब्लॉक है वैसे, और वो एक डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसमें कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे? क्योंकि एक ही काइनेटिक एनर्जी पोजेस करेगा, वो होगा इस रोड के अलोंग वेलोसिटी की वजह से, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 1, ठीक है। एक प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, इसमें 2 वेलोसिटी होंगी, एक तो वी वाई होगी, ठीक है, ऊपर की ओर जो होगा वर्टिकल डायरेक्शन में, एक होगी वी एक्स, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे 2, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी 2 एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है, उसकी वजह से ये पोजेस करेगा, इसलिए इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे 2, ठीक है। ठीक है, अब दोस्तों डायटोमिक गैस या फिर कोई भी ऐसी गैस जो कि लीनियर हो, ठीक है, या फिर उसमें 2 मॉलिक्यूल्स हो, या फिर वो लीनियर हो, 3 भी हो तो भी चलेगा, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे 2 मॉलिक्यूल का 2 एटम्स का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो इस पे क्या है, ऑब्वियसली वी एक्स हो सकता है, इसका वी वाई हो सकता है, और वी जेड हो सकता है, ठीक है। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम तो आ जाएंगे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी से, ठीक है। और एक इसका हो सकता है इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में, इसका ओमेगा हो सकता है, ठीक है। एक इस डायरेक्शन के अलावा हो सकता है, और एक किस और हो सकता है, इस प्लेन में हो सकता है, ठीक है। तो उन केस में, उस केस में क्या होगा कि उस केस में क्या होगा, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इनकी एक्सिस के अलोंग, लेट्स से एक्स एक्सिस में रखे हैं, एक्सिस के अलोंग इनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या हो जाएगा, लगभग 0। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स छोटे हैं, ठीक है, और इस एक्सिस के अलोंग जो मासेस का डिस्टेंस है वो भी 0 है, ठीक। अब देखिए इसमें हो जाएगा कौन सा, इसको थोड़ा डायग्राम को मैं अच्छे से बनाता हूँ। जैसे एक्स एक्सिस के अलोंग ये मॉलिक्यूल रखा हुआ है 2 एटम्स का, ठीक, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। तो इसके 3 वेलोसिटी हो जाएगी, वी एक्स वी वाई वी जेड, और एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड, ठीक है। ओमेगा जेड होगा कुछ ऐसा, ठीक है, एक्सिस के अलोंग, जेड एक्सिस के अलोंग।
ओमेगा जेड ओमेगा एक्स होगा कुछ ऐसा, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, और ओमेगा वाई होगा कुछ ऐसा जो एक्स वाई प्लेन पे इसका सर्कल बनेगा और ये ऊपर की ओर होगा, ठीक है, हो जाएगा ओमेगा वाई ओमेगा एक्स ओमेगा जेड, ठीक है। तो एक तो इसमें हो जाएगा कौन सा डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे 3, तो हो जाएंगे ट्रांसलेशनल वी एक्स वी वाई जी जेड की वजह से, जो ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से आ रहे हैं, ट्रांसलेशनल, ठीक है, प्लस एक हो जाएगा ओमेगा एक्स, ठीक है, ओमेगा एक्स, एक तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ऐसी आ जाएगी ना, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और एक आ जाएगी वाई एक्सिस के लॉन्ग, ठीक, और एक आई जाएगी जेड एक्सिस के लॉन्ग, ठीक। तो इसके पास होना चाहिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 और कौन से रोटेशनल, लेकिन होता क्या है कि जो एक्स एक्सिस वाला जो इसके जिसकी एक्चुअल एक्सिस है मॉलिक्यूल की, किसी भी लीनियर मॉलिक्यूल की, उसके अलोंग क्या होगा कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो हो जाएगा बहुत कम, और उसको हम कर देंगे नेग्लिजिबल। तो रोटेशनल जो वो होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा फॉर लीनियर मॉलिक्यूल, वो हो जाएगी कितना 2, कौन सी, केवल परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग, ठीक। आई होप ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने 2 एटम्स वाला मॉलिक्यूल बनाया है, लेकिन अगर 3 वाला भी होता उस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम भी, उस केस में भी क्या होता है 5 ही होते हैं, ठीक है। 3 ट्रांसलेशनल 2 रोटेशनल, क्यों, क्योंकि एक्सिस के अलोंग, उसकी एक्सिस के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्जी है वो नेग्लिजिबल है, 0 है, ठीक। अब कोई भी और मॉलिक्यूल है, ठीक है, कोई भी ले लीजिए आप, उसको 3 डायमेंशनल ले सकते हो, स्पेशियल ले सकते हो, कैसा भी ले सकते हो, ठीक है, बस लीनियर नहीं होना चाहिए और सिंगल एटम वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। उस केस में क्या होगा, लेट्स से ऐसा मॉलिक्यूल है, टेट्राहेड्रॉन बन रहा है, ठीक है, जैसा कि PCl4 वगैरह में होता है शायद, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, इसके पास होगा Vx Vy Vz, ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड, तीनों रहेंगे, ठीक है। रोटेशनल भी 3 इसके वो होंगे, कॉम्पोनेंट्स हो सकते हैं, इसमें भी 3 कॉम्पोनेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। और इस वजह से इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे 3 ट्रांसलेशनल प्लस 3 रोटेशनल इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी, ठीक। अब देखिए, लेट्स से जब टेम्परेचर बढ़ता होगा, मैंने बताया था कोई भी मॉलिक्यूल एक दूसरे से, उसके जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर इंटर एटॉमिक फोर्सेस की वजह से, आयनिक बॉन्ड हो सकता है, कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है, कैसा भी, ठीक। अब इसको मैं बहुत ज्यादा हीट दे दूं, इसकी टेम्परेचर बढ़ा दूं, ठीक है, इसकी एनर्जी बढ़ा दूं, तो क्या होगा, देखो वैसे भी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट कर रहे हैं, लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो एक समय पे क्या होगा कि इतना एम्पलीट्यूड हो जाएगा इनकी वाइब्रेशन का, ठीक, इतनी एनर्जी आ जाएगी कि हमको 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम और कंसिडर करने पड़ेंगे। एक हो जाएगा, देखो वाइब्रेशनल एनर्जी होती है, ठीक है, ये कौन सी एनर्जी होती है, जो कि मॉलिक्यूल्स के एटम्स में होती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर वाइब्रेशन अबाउट देयर मीन पोजीशन, ठीक है ना। अब ये 2 फॉर्म में हो सकती है, एक तो काइनेटिक और एक पोटेंशियल, ठीक है ना, जैसे कि स्प्रिंग मास सिस्टम में होता है, लगभग वैसे ही आप इसे मान सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, इस वजह से तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे वो मोनो एटॉमिक वाले केस में तो नहीं होगा, क्योंकि उसके बीच में क्या होगा, मोनो एटॉमिक गैस में क्या है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे कनेक्टेड नहीं है कोई ऐसे, है ना, तो उनमें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 ही रहने वाला है, ठीक है। लेकिन लीनियर मॉलिक्यूल के केस में क्या होगा, एक तो हमको काइनेटिक प्लस एक पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, वाइब्रेशनल एनर्जी का जो काइनेटिक एनर्जी वाला सेगमेंट होगा उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड करना पड़ेगा, और
पोटेंशियल वाले का भी ऐड करना पड़ेगा, तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ जाएंगे। ठीक है, एट इंक्रीज्ड टेम्परेचर। पांच हो जाएंगे, 5 प्लस 2 हो जाएंगे, वो कितने 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे। ठीक है, और वहीं 3 डायमेंशनल या फिर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 और बढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, तो कितना हो जाएगा उनका 6 प्लस 2 इक्वल्स टू 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा। ठीक, अच्छा, जेडब्ल्यू के और नीट के एग्जाम्स में जितना स्कोप आप लोग पढ़ रहे हैं, उस केस में कभी भी वाइब्रेशनल एनर्जी जब तक लेने के लिए कहा ना जाए तो मत लीजिएगा। आपको ये मान के चलना है कि टेम्परेचर इतना नहीं है कि वाइब्रेशनल एनर्जी को कंसिडर करना पड़े। ठीक है, अब हम फाइनली आते हैं इस पे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे। ठीक, केटीजी। ठीक है, अच्छा दोस्तों, ऐसे जब मैकेनिक्स ऐसे सिस्टम पे लगे जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज्यादा हो, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ सिस्टम के जो इतने इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत ज्यादा हो, तो उस केस में मैकेनिक्स को हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कहते हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कहते हैं। ठीक, अब देखिए मैकेनिक्स के केस में क्या होता है। अच्छा, केडीसी पढ़ने से पहले कुछ और है जो मुझे क्लियर करना पड़ेगा, वो है वो है इंटरनल एनर्जी। ठीक, अब देखिए ये नाम से ही समझ में आ रहा है कि सिस्टम के अंदर की जो एनर्जी है उसके बारे में बात हो रही होगी। ठीक है, लेट्स से एक कंटेनर है, उसके अंदर एक गैस भरी हुई है। ठीक है, ये उसके मॉलिक्यूल्स हैं, और मान लीजिए ये कंटेनर, तो इस कंटेनर का एज अ होल जो मोशन है वो ऑर्डर्ड है। ठीक है, एक ऑर्डर से जा रहा है, वहीं ये मॉलिक्यूल क्या होंगे, रैंडम मोशन कर रहे होंगे कहीं भी। ठीक, तो ये हो जाएगा डिसऑर्डर्ड मोशन। याद रखिएगा, ऑर्डर्ड मोशन और डिसऑर्डर्ड मोशन और ऑर्डर्ड मोशन के बीच में कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, अगर हम इसका काइनेटिक एनर्जी देखेंगे सिस्टम की, तो क्या आएगा, 12mv²। ठीक है, इसके सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी देखेंगे पूरे इस कंटेनर की। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या सिस्टम है, ठीक है, वो हम केडीजी में देखेंगे। ठीक है, क्या काइनेटिक एनर्जी है, क्या कैसे ये फंक्शन कर रहा होगा। ठीक है, अब देखिए इंटरनल एनर्जी 2 फॉर्म्स में हो सकती है। ठीक है, एक तो पोटेंशियल एनर्जी और एक काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी 2 वजह से हो सकती है। ठीक है, एक तो मॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से हो सकता है। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से। ठीक है, और एक इसकी वजह से वाइब्रेशनल, अगर टेम्परेचर ज्यादा है उस केस में, वैसे ये होने नहीं वाला है, वाइब्रेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वहीं काइनेटिक एनर्जी एक तो रोटेशनल हो सकती है, रोटेशन की वजह से हो रही थी ना, रोटेशनल हो सकती है, एक ट्रांसलेशनल हो सकती है, और एक हो सकती है किस वजह से, वाइब्रेशनल काइनेटिक
एनर्जी, ठीक है ना। ये आप समझ पाए। ये वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी भी और वाइब्रेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी केवल उस केस में हम देखेंगे जब क्या होगा कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा सिस्टम का, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मैंने बोला आइडियल गैस के केस में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो जीरो होंगे। याद रखिएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। इंट्रामॉलिक्यूलर नहीं, इंट्रामॉलिक्यूलर में तो क्या एटम्स तो होंगे, ठीक है। लेट्स से O2 है, इनके बीच में क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है। तो ये इनके बीच में तो फोर्सेस है, इंटर एटॉमिक फोर्सेस हैं और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी कि मॉलिक्यूल्स के विधन जो है फोर्सेस वो हैं। लेकिन दो O2, अगर मैं O2 को आइडियल गैस मान लूं तो मैं ये मानूंगा कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस हैं वो नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो उस केस में मॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से, यानी कि आइडियल गैस के केस में मॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी नेग्लिजिबल होगी। क्यों? क्योंकि ये फोर्सेस को मैं नेग्लिजिबल मान रहा हूँ इन केस ऑफ आइडियल गैसेस, ठीक। अब हम आगे चल के ये देखेंगे तो देखो, ये तो गया, ये भी गया क्योंकि हमने टेम्परेचर उतना नहीं लिया है, ये भी गया। बचता है क्या, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और जनरली थर्मोडायनेमिक्स में इंटरनल एनर्जी को U से दिखलाया जाता है, U का यूज करके इसको सिंबॉलिफाई किया जाता है, ठीक। ठीक है। अच्छा, ये देखा गया है कि गैसेस के लिए जो काइनेटिक एनर्जी है, सॉरी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, ये दोनों किस पे डिपेंडेंट है, टेम्परेचर पे, ठीक है। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दोनों किस पे डिपेंडेंट है, टेम्परेचर पे। इसलिए फॉर केस ऑफ आइडियल गैसेस जो U होगा ये फंक्शन होगा इसका टेम्परेचर का, ठीक। तो ये बात आप याद रखिएगा कि जो आइडियल गैसेस की इंटरनल एनर्जी है वो केवल और केवल टेम्परेचर का फंक्शन होती है एंड ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, ठीक है, गैसेस के टेम्परेचर के, ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। अब लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, लेट्स से नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं, F है, ठीक। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, अब ये नाम से ही समझ में आ रहा है। इक्विपार्टीशन क्या है कि पार्टीशन जो होगा वो इक्वल हुआ होगा, ठीक है, ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि एक आइडियल फादर होता है, ठीक है, वो क्या करता है, अपनी संपत्ति को, अपनी जो चीजें हैं, ठीक है, उनको क्या करता है, अपने बच्चों में इक्वली डिवाइड करता है, ठीक है। ऐसे ही हमारा जो आइडियल गैस है वो आइडियल फादर की तरह हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को इक्वल देता है, क्या, एनर्जी देता है, इक्वल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करता है हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के अलोंग, ठीक। और वो जो एनर्जी होती है हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को कितनी मिलती है, और T/2, ठीक है। तो लेट्स से n मोल्स हैं, ठीक है, ये 1 मोल की एनर्जी है, यानी कि अगर 1 मोल गैस हम लें तो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो एनर्जी मिलने वाली है वो इतनी होगी, ठीक है, कितनी, RT/2। यहाँ पे R क्या है, गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक। लेट्स से यहाँ पे n मोल्स हैं और उस गैस के n मोल्स हैं और डिग्री ऑफ फ्रीडम है F, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स
into energy in each degree of freedom into number of degree of freedoms. ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। इस टर्म को याद रखिएगा कि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में इतनी एनर्जी एक मोल जो गैस है वो प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ठीक है। तो एन मोल कितना करेगा, एन इंटू आर बाई टी आर बाई 2, ठीक है, इंटू एन। ठीक है, आई होप ये बात आप समझ पाए होंगे। ठीक है, अभी लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है दोस्तों, लेकिन मैं चाहता हूँ कि काइनेटिक ऑफ गैसेस जो है वो एक खत्म हो जाए, ये वाला चैप्टर हम खत्म करें और फिर लॉज ऑफ जो थर्मोडायनेमिक्स हैं, ठीक है, उसकी ओर चले हम, फर्स्ट सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, ठीक है, जीरोथ लॉ, इन सब की ओर चले। ठीक है, देखो एक टर्म जो कि डिफाइन किया गया है वो क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, देखिए जब भी हम किसी गैस को हीट अप करेंगे, उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, एक एनर्जी लग रही होगी। ठीक है, तो वो एनर्जी कितना होगा, किसके प्रोपोर्शनल होगी, चेंज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, एक डिफाइन किया गया टर्म है मोलर हीट कैपेसिटी, दैट इज हीट रिक्वायर्ड टू चेंज temperature of given mass of the gas by 1 degree Celsius. ठीक है, that is heat required to change the temperature of given mass per unit degree temperature, ठीक है, per unit degree Celsius। ठीक है ना, तो केल्विन में भी उतना ही होगा, क्योंकि चेंज इन न्यूमेरिकल numerical value change in Kelvin is equals to that of Celsius degree। ठीक है, सेल्सियस टेम्परेचर और जो केल्विन का जो टेम्परेचर है उसके बीच में जितना भी मैग्नीट्यूड चेंज होता है न्यूमेरिकल वैल्यू की, वो इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम चाहे डिग्री सेल्सियस ले लो चाहे केल्विन, कोई अंतर नहीं आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ पाए होंगे आई होप। ठीक है, ये होती है क्या, मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, इसको मैं प्रोसेस के आधार पे अलग अलग टाइप्स में बांट सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहा है तो मैं इसको बोल सकता हूँ मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, ओ सॉरी, देखिए कि मोलर हीट कैपेसिटी के लिए क्या करना होता है, हीट रिक्वायर्ड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स अपॉन चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, ठीक है, हीट रिक्वायर्ड टू रेज 1 मोल गैस टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, और जो मैंने पहले बता दिया है वो क्या है, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज टेम्परेचर ऑफ गिवन मास बाय 1 डिग्री सेल्सियस, ये क्या है, हीट कैपेसिटी है। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, और ये क्या होगा, मोलर। ठीक है, अब मैं इस वीडियो को एडिट नहीं करूंगा। ठीक है, आप समझ जाइएगा। ठीक है, ये क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये मास के आधार पे है और ये मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स के आधार पे है। ठीक है, क्या होता है कि एडिट करने पे बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, और वीडियो आने में टाइम लग जाता है इस वजह से। अब देखिए इसको आप लिख लीजिएगा जो पहले लिखा होगा। ठीक है, अब देखिए अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर पे किसी गैस को हीट अप कर रहा हूं तो जो एनर्जी लगने वाली है टू चेंज टेम्परेचर, टू चेंज पर यूनिट टेम्परेचर, ठीक है, पर यूनिट एन पे, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, और अगर एडियाबैटिक है, लेट्स से एडियाबैटिक है, ठीक है ना, अगर एडियाबैटिक का मतलब क्या होता है, देखो एडियाबैटिक मतलब कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हुआ। ठीक है ना, और उस केस में भी हीट टेम्परेचर
बढ़ गया, ठीक है, तो उस पर स्पेसिफिक हीट क्या होने वाला है, ये हो जाएगा 0, तो ये क्या हो जाएगा Cp भी 0, यानी कि 0 एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए 0 हीट चाहिए टेम्परेचर चेंज करने को, ठीक है। कैसे, लेट्स से गैस को आपने कंप्रेस किया, उसका टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा उस केस में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो जाने वाली है 0, एडियाबैटिक है यहाँ पे, ठीक है, C एडियाबैटिक कितना होने वाला है, सॉरी 0, ठीक है, एडियाबैटिक इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए अगर मैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट प्रोवाइड करूं तो क्या, अब जब टेम्परेचर ही कांस्टेंट है और हीट प्रोवाइड कर रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ, कितना भी हीट प्रोवाइड करो टेम्परेचर नहीं बदलने वाला, ठीक है ना। उस केस में क्या बोल सकता हूं, C आइसोथर्मल इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, ठीक है, यानी कोई सीमा ही नहीं है हीट प्रोवाइड करने की टेम्परेचर चेंज करने के लिए, ठीक है। इसको आप समझ गए होंगे, ठीक है। वैसे इसका एप्लीकेशन ज्यादा नहीं आने वाला है, ठीक है। अगर ना समझे हो तो मुझे टेलीग्राम चैनल में बता दीजिएगा, और अगर आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्टेड है तो वहां पे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब एक रिलेशन है जो कि अभी हम अगले चैप्टर में प्रूव करेंगे इसे, लेकिन अभी के लिए आप इसको याद रखिए, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू सम ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक। अब देखिए अब फाइनली आता है क्या, KTG, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई, ठीक है। देखिए KTG यानी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये है क्या। देखिए दोस्तों, कोई भी ऐसा सिस्टम जब हम पढ़ते हैं जहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि किसी भी उस सिस्टम के इंग्रेडिएंट जो है, ठीक है, नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट्स बहुत ज्यादा है, तो उस केस में उस स्टडी को, ठीक है, अगर कि हम मोमेंटम ये सब चीजें देख रहे हैं, वेलोसिटी, फोर्स, ठीक है, उस केस में उस स्टडी को स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कहते हैं, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कहते हैं। अब नाम से ही समझ में आ रहा है कुछ स्टैट्स होंगे इस पे, ठीक है ना, ठीक है। तो ये किस पे, इसमें क्या होता है, स्टैटिकल मैकेनिक्स में हम माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स जैसे कि वॉल्यूम, वेलोसिटी, ठीक है, और क्या नाम से मीन डिस्टेंस बिफोर कोलिजन, ठीक है ना, मीन फ्री पाथ, ठीक है, इन सब को हम किससे रिलेट करते हैं, उस गैस के मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज से, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है। तो मॉलिक्यूल की माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज से, यानी कि गैस की मॉलिक्यूल्स की जो प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि गैस की माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज से उसके मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को रिलेट करते हैं, ठीक है, इस स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के थ्रू, ठीक है। और KTG क्या है, उसका एक फॉर्म है, ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ऐसे ही साइंसेस का, ऐसे ही मैकेनिक्स का एक फॉर्म है, ठीक है। अच्छा, न्यूमेरिकल्स में करवाना भूल गया, पर अभी ये पढ़ लीजिए, फिर हम साथ में न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, ठीक है। अब KTG में कुछ एजम्पशंस हैं दोस्तों। पहला एजम्पशन है नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत ज्यादा है, ठीक है ना,
बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि n बहुत ज्यादा है, ठीक। इसका जो फिजिकल मीनिंग है वो हमको समझ में आएगा आगे जो पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। अब देखिए एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल्स दैट इज देयर नेट वॉल्यूम। लेट्स से हर एक पार्टिकल का वॉल्यूम है v, तो nv जो है यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू वॉल्यूम ऑफ ईच मॉलिक्यूल्स, ये बहुत ही कम है, ठीक है, नेग्लिजिबल है कंटेनर के वॉल्यूम से यानी कि गैस के नेट वॉल्यूम से। अब गैस का वॉल्यूम हम किसको बोलते हैं? जो कंटेनर जिसमें वो कंटेंट है उसका वॉल्यूम ही गैस वॉल्यूम बन जाता है, ठीक है। अब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो है वो गवर्न करते हैं यानी कि वो एप्लीकेबल है जो भी हम पढ़ने वाले हैं उसके लिए, ठीक है। अब पार्टिकल्स आर इक्वली लाइकली टू मूव इन एनी डायरेक्शन यानी कि Vx, Vy, ठीक है, और Vz हर एक पार्टिकल का सेम है, ठीक है। और एक हर एक डायरेक्शन में जाने के लिए वो जो पार्टिकल्स हैं वो सेम है, ठीक है, उसका जो वेलोसिटी है वो सेम है, ठीक है, और किसी भी डायरेक्शन में के लिए वो जाने के लिए वो इक्वली प्रोबेबल है, ठीक है। अब ऑल कोलिजन्स आर इलास्टिक यानी कि उनकी जो वेलोसिटी है यानी कि स्पीड है वो चेंज नहीं हो रही है। वेलोसिटी चेंज होगी, स्पीड चेंज नहीं होगी, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज नॉट गोना चेंज, ठीक है। पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल, ठीक है, मतलब कैसे चेंज नहीं होगी, मैं क्या कह रहा हूँ वेलोसिटी का मतलब, जैसे लेट से ये दीवार से उसके वॉल से कंटेनर की वॉल से टकराता है v वेलोसिटी से, v स्पीड से, ठीक है, तो रिबाउंड भी करेगा, जब रिबाउंड करके वो अपनी वेलोसिटी गेन कर, अपना स्पीड गेन कर लेगा तो उसका भी मैग्नीट्यूड इतना ही होगा, भले डायरेक्शन चेंज हो चुका हो, ठीक। पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल, इसका मतलब हर एक पार्टिकल का मास m होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि प्रेशर की वैल्यू कैसे निकल के आती है, ठीक। अब देखिएगा, हो सकता है जो मैं बोलूं वो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लग जाए, ठीक है, और 2-3 बार आपको ये देखना पड़े, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप चाहते हैं कि आपको ये केटीजी का फील मिले, ठीक है, और कभी आप भूले नहीं, तो जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ उसको समझें। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस निकालेंगे। अगर आप उतना भी याद रख पाते हैं तो मोर देन एनफ है जीडब्ल्यूई और नीट के लिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, केटीजी को पढ़ने के लिए हमने एजम्पशंस तो बना लिए, ठीक है। केटीजी क्या करता है? एजम्पशंस में बेस्ड है, ठीक है, और क्या है उसके बेस पे हम कुछ रिलेशंस निकालेंगे जो कि हमारे जेडब्ल्यूई और नीट का जो वो है क्या नाम से क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करने के लिए मोर देन एनफ है। लेकिन ये थ्योरी आप देख लीजिए, किस लिए? समझने के लिए कि कैसे ये काम कर रहा है, ठीक है, ताकि आपको याद रखने में आसानी हो जाएगी, ठीक। जैसे ये पार्टिकल है, सॉरी ये कंटेनर है, इसके अंदर एक पार्टिकल रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक्स एक्सिस इस ओर, वाई एक्सिस ऊपर की ओर है, ठीक है, और जेड एक्सिस इस ओर है, ठीक है। ये कंटेनर है, ठीक। अब यहाँ पे एक पार्टिकल है m मास का, ठीक है, और इसका vx है, x एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है वो x है। एक्चुअली vy और vz के अलोंग भी कुछ वेलोसिटी होगी और इसका जो मोशन होगा एक्चुअली वो ऐसा कुछ होगा, बल्कि और ऐसा कुछ होगा, ठीक है। लेकिन कॉम्प्लिकेट ना करने के लिए मैं अभी vx ही बनाता हूं, ठीक है। अब जैसे ही पार्टिकल इस वॉल पे टकराएगा, इस वाली वॉल पे, तो क्या होगा? देखिए ये पार्टिकल टकराएगा एक्स वाली वॉल पे, ये वाली वॉल पे मतलब राइट वाले पे, तो क्या होगा? इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी vx, राइट की ओर होगी, ठीक है, और फाइनल क्या होगा? क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, vx नेगेटिव की ओर, ठीक है।
और इसका मास तो m ही है, तो पोटेंशियल मोमेंटम में चेंज कितना आ जाएगा, माइनस mvx माइनस ऑफ कितना mvx। ठीक है, फाइनल किस ओर है, लेफ्ट की ओर, और लेफ्ट की ओर क्या मैं ले रहा हूं, नेगेटिव, और राइट की ओर पॉजिटिव। ठीक है, तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम। तो इसको मैं लिख सकता हूं -2mvx। अगर मैग्नीट्यूड ले लूं तो 2mvx। अब देखिए इससे टकराने के बाद क्या होगा, इस वॉल से टकराने के बाद लेट्स से इन दोनों का डिस्टेंस क्या है, ये क्या है, क्यूबिकल कंटेनर है, और इसका जो साइड है वो d है। ठीक है, ठीक। अच्छा, ये रिलेशन हम निकालेंगे, किसके लिए बोल रहे हैं, एक स्फेरिकल मॉलिक्यूल के लिए। हमने मॉलिक्यूल देखिए माइक्रोस्कोपिक लेवल में तो स्फेरिकल नहीं हुआ, लेकिन हम अज्यूम करके चलते हैं वो कैसे हैं, स्फेरिकल है। ठीक है, तो क्या हो रहा होगा कि ये मॉलिक्यूल जब इस पे टकराएगा उसके बाद क्या होगा दोस्तों, इस वॉल पे टकराएगा ये मॉलिक्यूल। ठीक है, फिर ये डी डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, यहां पे टकराएगा और फिर वापस आएगा। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये, 2d। ठीक है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करने वाला है ये, 2d। ठीक है, तो कितने टाइम पे ये लौट के आएगा वापस, 2d अपॉन स्पीड। ठीक है, 2d अपॉन स्पीड, इस टाइम पे ये वापस आ रहा होगा। तो रेट ऑफ सप्लाई ऑफ मोमेंटम इन दैट वॉल विल बी 2mvx अपॉन 2d अपॉन vx। इसको क्या लिख सकते हैं हम, mvx स्क्वायर अपॉन d। ठीक, ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, पार्टिकल किस स्पीड से सप्लाई होंगे यहाँ पे, 2d अपॉन vx। ठीक है ना, एक एवरेज टाइम जिसमें पार्टिकल इससे आ रहा है टकराने, वो क्या है 2d अपॉन vx, और चेंज इन पार्टिकल क्या है 2m vx। ठीक है ना, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। क्या है, mv x स्क्वायर अपॉन d। ठीक है, ये एक्चुअली वो फोर्स है जो कि ये पार्टिकल लगाएगा इस वाले वॉल पे। ठीक है, अब बता दीजिए मुझे कि n पार्टिकल्स कितना फोर्स लगाएंगे। सिंपली लेट्स से इसमें n पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो ये n पार्टिकल्स कितना फोर्स लगाने वाले हैं, n इंटू ये, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब मैं ये मिटा रहा हूं, ये डायग्राम अगर आप चाहें तो बना लीजिए। ठीक, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा दोस्तों, बड़े ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि केटीजी इतनी डिटेल में कोई कभी भी आपको नहीं बताएगा। और अगर आप एक बार मैकेनिकल की फील्ड में चले गए और इंजीनियरिंग की किसी भी फील्ड में चले गए, ठीक है, उसके बाद आपके पास ये केटीजी पढ़ने का मौका कभी नहीं मिलने वाला है। इसके बेस को ध्यान लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें फोर्स बाय ऑल पार्टिकल्स कितना होगा, n, यहां से देख जाऊंगा है ना, n इंटू चेंज इन मोमेंटम, है ना। ठीक है, अब प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो अपॉन एरिया में कर दूंगा अपॉन डी स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, n mvx स्क्वायर अपॉन डी क्यूब। अब मैंने देखा कि डी क्यूब क्या था, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर था, वो कंटेनर क्यूबिक था ना, और उसका साइड कितना था, डी। ठीक है, तो ये कितना हो गया, n अपॉन v इंटू
एम वी एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब दोस्तों मैंने एजम्पशन में बताया केडीजी के कि जो पार्टिकल है वो किसी भी डायरेक्शन में इक्वली लाइकली है जाने की। ठीक है। इसका ये मतलब था कि वी एक्स इज इक्वल टू वी वाई इज इक्वल टू वी जेड। ठीक है। और ये कितना होगा, देखिए ये आप आई होप ये आप समझ रहे होंगे। ठीक है। अब देखिए यहां से मैंने क्या किया, एक टर्म डिफाइन करेंगे हम। ठीक है। ये आप देख लीजिए, प्रेशर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है। इनटू दिस। ठीक है। अभी के लिए इतना समझ लीजिए। अब मुझे एक क्वांटिटी डिफाइन करनी पड़ेगी यहाँ पे। वो क्या है, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज। ठीक है। अच्छा देखिए, हर एक यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है मुझसे। एक पार्टिकल कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा था। ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम, दैट इज एम वी एक्स अपॉन 2d अपॉन वी एक्स। ठीक। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन डी। ठीक है। अब एक क्वांटिटी हम डिफाइन करते हैं, वी एक्स वन स्क्वायर यानी पहले मॉलिक्यूल की वेलोसिटी एक्स के अलोंग प्लस वी एक्स टू स्क्वायर प्लस वी एक्स एन स्क्वायर अपॉन एन यानी नंबर ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू एवरेज। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज। ठीक है। ऐसे ही वी वाई हम डिफाइन करते हैं, वी वाई। ठीक है। वी वाई वन प्लस वी वाई टू स्क्वायर प्लस ऐसे कर करके वी वाई एन मॉलिक्यूल तक के लिए स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है। ऐसे जेड के लिए भी करते होंगे। ठीक है। क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इक्वली प्रोबेबल है किसी भी डिस्टेंस में किसी भी एक्सिस के अलोंग जाने के, इसलिए वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वी जेड वी वाई स्क्वायर का एवरेज वाला स्क्वायर। ठीक है। वी जेड के एवरेज का स्क्वायर। ठीक है। और क्योंकि ये इक्वल है और इनका सम क्या बनाएगा, ठीक है, और क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड का एवरेज का स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर। ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके मैं ये लिख सकता हूं कि वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एवरेज का स्क्वायर बाय 3। ठीक है। इज इक्वल टू वी वाई का स्क्वायर भी। ठीक है। इक्वल टू वी जेड का भी स्क्वायर। ठीक। तो और ये क्यों हो रहा था, क्योंकि मॉलिक्यूल्स आर इक्वली प्रोबेबल, जो कि एजम्पशंस में मैंने बताया, टू गो इन ऑल द डायरेक्शंस। ठीक है। तो ये वाली बात आप याद रखिए। ठीक है। अब मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, इज इक्वल टू एम। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, देखिए ये एक मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा था वो था। ठीक है। और एन मॉलिक्यूल्स के लिए क्या करूंगा मैं, एन मॉलिक्यूल्स की मतलब टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, एम वी एक्स वन स्क्वायर। ठीक है।
प्लस वी एक्स टू स्क्वायर ऐसे कर करके वी एक्स एन स्क्वायर तक, ठीक है। अब इसके लिए मैंने एक टर्म डिफाइन कर दिया है, ठीक है, एवरेज वाला, ठीक है। तो एम डी वी एक्स स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, अपॉन, ठीक है, इनटू, अच्छा इनटू में क्या करूंगा, इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। आई होप ये आप समझे होंगे। वी एक्स वाला एक्सप्रेशन जो मैंने लिखवाया है उसको रिवर्स करके वो वीडियो फिर से देखिएगा, इसका एक्सप्रेशन क्या है, ठीक है ना, वहां से आप समझ पाएंगे, ठीक है। अपॉन में एन था इसलिए मैंने यहाँ पे एन किया है, ठीक है। ये क्या है, नेट फोर्स। अब प्रेशर होता है क्या, एफ नेट अपॉन, ये कौन सा फोर्स होगा, जो पूरे मॉलिक्यूल्स लगा रहे होंगे वो वाली दीवार पे जो हमने देखी, ठीक है। अब एफ नेट अपॉन एरिया, ये हो जाएगा क्या, प्रेशर, ठीक है, प्रेशर। तो इस पे कर दो आप प्रेशर, यहाँ पे अपॉन डी स्क्वायर कर दो, तो ये आ जाएगा कितना, एन अपॉन डी क्यूब। अच्छा वी एक्स कितना आया था, वी एक्स का एवरेज मैंने ये देखा था ना, वी का थर्ड, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा, 1/3 ऑफ एम वी एवरेज स्क्वायर। अब देखिए यहां से मैं क्या देख सकता हूं कि प्रेशर मेरा कितना है, यहां पे मान लो मैं 2 डिवाइड कर दूं काइनेटिक एनर्जी बताने के लिए, तो यहाँ पे भी मैं 2 से कर दूंगा डिवाइड, सॉरी मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, एन डी क्यूब इंटू 2/3 इंटू एम वी स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, ठीक है। ये होता है 2/3 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंटू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल, ठीक है। मॉलिक्यूल की एक एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये है प्रेशर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मैं ये कह सकता हूं कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है, ऑफ वन मॉलिक्यूल, ठीक है। अच्छा ये दोनों चीज जो है ना ये इंपॉर्टेंट है और ये याद रखने वाली चीज है, ठीक है। अच्छा ये वाली चीज शायद आपको ना समझ में आई हो, दीवार वाली, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा पी क्या है, ये तो समझ गए होंगे, 2mvx, ठीक है ना। और टाइम, एवरेज टाइम at which that molecules collide with that wall, वो कितना है, 2d/vx। ये क्या है एक्चुअली, ये the momentum supplied to that wall by that molecule on an average rate, ये वही है, यानी कि average rate at which momentum is supplied to that wall, ठीक है। तो जब ये end से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या आ जाने वाला है, फॉर n मॉलिक्यूल्स, लेकिन वो नहीं कर सकते क्योंकि Vx1 Vx2 अलग अलग है, इसलिए हमने क्या डिफाइन किया, ये वाला क्वांटिटीज, ठीक है ना। अच्छा ये सब क्या है, केवल रिलेशंस निकालने के लिए तरीके हैं, ठीक है। अभी कुछ चीजें आएंगी जो शायद हमारे जेडब्ल्यू के स्कोप के बाहर होगा उनको डिराइव करना, लेकिन मैंने ये इसलिए करवा दिया ताकि आपको समझ में आए कि केटीजी का फील्ड क्या है, कैसे उसमें रिलेशंस निकाले जाते हैं, ठीक है ना, उनके एजम्पशंस का मतलब क्या होता है, ठीक, और क्यों एक
केटीजी का जो इतना सब हमने बवाल मचाया उसका मीनिंग क्या है, वो कहाँ पे काम आने वाला है, ठीक है, और क्या प्रोसीजर होता है उन एजम्पशंस को, उन रिलेशंस को डिराइव करने का, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को ये लगे कि ये मनगढ़ंत कुछ भी बोल दिया केटीजी में, है ना, लेकिन ये केवल स्टैटिस्टिकल अप्रोच का नतीजा है, ठीक है। और ऐसा देखा गया है कि जो ये रिलेशंस निकले हैं वो जनरली कैसे हैं, फिजिकल कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हमने देखा कि जो क्या है प्रेशर है वो कितना निकल के आया था हमारा, प्रेशर इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू एवरेज काइनेटिक एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल, ठीक। अब आइडियल गैस क्या कहता है, PV इज इक्वल्स टू nRT, ठीक है। अब इस वॉल्यूम को मैं इस साइड वो करूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, तो क्या होगा, यहां से मैंने कर दिया इसे क्रॉस मल्टीप्लाई, PV इक्वल्स टू n इंटू 2/3, ठीक है, ये सब, ठीक है। अब मैं n को क्या लिख सकता हूं, ये मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, अच्छा इसको क्या लिख सकता हूं, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर इनटू RT, ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक। अब मैं इसको ले जाऊंगा और यहाँ पे पुट कर दूंगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, करिए अपनी कॉपी में, साथ साथ करते चलिएगा जो भी मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, कॉपी में, ठीक, ये क्या आ जाएगा। अच्छा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि न्यूमेरिकल्स मुझे कर लेना चाहिए तो आप वीडियो को पहले आगे देख लीजिएगा, मैं न्यूमेरिकल्स करवा दिया हूँ, ठीक है, और पहले न्यूमेरिकल्स कर लीजिए और फिर केटीजी पढ़ने लग जाइएगा, ठीक है। एक्चुअली न्यूमेरिकल्स मुझे बीच में पुट करनी चाहिए थी, जो मैं नहीं कर पाया, भूल गया, ठीक है। हाँ, तो n अपॉन Na इंटू RT इज इक्वल्स टू n इंटू 2/3 इंटू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, ये देख लिया आपने, ठीक। तो n से n तो कट गया, ठीक है। अब यहां से ये क्या है, R अपॉन Na एक डिफाइंड क्वांटिटी है जो कि है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, कांस्टेंट, ठीक। तो मैं ये देख सकता हूं, अब मैं 3/3 और 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 ऊपर चला जाएगा, T नीचे आ जाएगा, तो मैं ये क्या लिख सकता हूं, एवरेज ट्रांसलेशनल, और ये क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट R अपॉन Na, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं कि एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, दैट इज एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल इक्वल्स टू 3/2 इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू T, ठीक। अच्छा, ये रिलेशन जो अपन ने निकाला इसको कर लीजिएगा कंठस्थ, यानी कि बहुत अच्छे से याद, क्योंकि ये है काफी इंपॉर्टेंट हमारे न्यूमेरिकल्स के लिए। और यहाँ पे k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू है 1.38 इंटू 10 रेज़ टू पावर 1.38 इंटू 10 रेज़ टू पावर -20
-20 थ्रू जूल 33 जूल पर केल्विन। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की। अच्छा, जो इक्वेशंस मैं आपको बता रहा हूँ याद करने के लिए, उनको एकदम याद रखना है आपको। क्यों? उससे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। ठीक, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, ये वाला इक्वेशन। ठीक, अब देखिए दोस्तों, मैंने बोला कि एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल और मॉलिक्यूल इज इक्वल टू कितना? ठीक, अच्छा ये कौन सी वेलोसिटी से आ रहा है? ठीक है, ये किससे आ रहा है? एवरेज से। ठीक है, एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी से। ठीक है, एवरेज ऑफ स्क्वायर वेलोसिटी से। ठीक है, और मैंने बोला था vx भी उतना ही है, vy भी स्क्वायर उतना ही है, vz भी उतना ही है। ठीक है, तो ये ऐसा होता है। ठीक है, तो हाफ एम वी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/3 ऑफ दिस, दैट इज kt/2 हाफ एम वी सेट स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ kt/2। ठीक है, हाफ एम वी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू kt/2। ठीक है, ये किसके लिए है? ये एक मॉलिक्यूल की एनर्जी है x के अलोंग, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी x के अलोंग, z के अलोंग और y के अलोंग। ठीक, अगर मैं एक मोल की एनर्जी निकालूं, एक मोल मॉलिक्यूल्स यानी कि एक मोल गैस की एनर्जी निकालूं, तो इंटू Na करना होगा मुझे। ठीक है, इंटू Na करना होगा, और उस केस में x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस तीनों के अलावा क्या होगा? कितनी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी? ट्रांसलेशन एनर्जी k इंटू Na अपॉन 2 इंटू t, और k क्या होता है? r अपॉन Na। ठीक है, तो k Na क्या हो जाएगा? r, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? r t/2। ठीक है, तो मैंने देखा कि एक मोल जो गैस है वो हर एक एक्सिस के अलोंग, ठीक है, जो ट्रांसलेशनल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, वो कितना होगा? हर एक, और एक्सिस क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के अलोंग जो एनर्जी दे रहा है वो कितनी है? V। ठीक है, यही है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, आई होप ये आप समझ पाए होंगे। ठीक है, कहीं डाउट आएगा तो आप मुझे या तो टेलीग्राम पे बताएं, या फिर अगर आप मुझसे डायरेक्टली मिल सकते हैं तो मुझसे पूछ लें। ठीक है, अच्छा दोस्तों, अगर आपका कोई स्टूडेंट है, अगर आपकी पहचान में कोई स्टूडेंट है जो JEE नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता है, या कोचिंग जाने के बाद भी उससे न्यूमेरिकल्स नहीं हो रहे हैं, आप उसको मेरा वीडियो जरूर रिकमेंड करें। ठीक है, जरूर एक बार शेयर कर दें, क्योंकि हो सकता है उससे एक बच्चा न्यूमेरिकल करना सीख ले। ठीक है, और अगर उसको कोई डाउट्स आते हैं तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं जो कि हर एक
क्वेश्चन करने में केटीजी का एटलीस्ट हमें एलिजिबल बना देगा। देखिए दोस्तों, मैंने देखा कि एक एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है एक मॉलिक्यूल के लिए कितनी। देखिए वो रिलेशन मैंने आपको बताया था ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आप क्या निकाल सकते हो, कितना एनर्जी देता है एक गैस किसी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम के अबाउट, ठीक है। और ये जो रिलेशंस जो मैं बताने वाला हूँ वो भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, इससे क्या होगा कि ये निकल आएगा कितना, 2 से 2 कैंसिल, m चला जाएगा नीचे और अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। इसे बोला जाता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ठीक है, ठीक है। और इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी देख चुके हैं, होती है vx1 स्क्वायर और vx2 स्क्वायर, सॉरी v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस vn स्क्वायर यानी सम ऑफ ऑल v's अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक। इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये किसका है, अंडर रूट है किस चीज का, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी क्या है यहाँ पे गलत है क्योंकि वेक्टर नहीं देख रहे हैं हम, स्पीड देख रहे हैं, ठीक है। हम उसका मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, ठीक। अब देखो, अगर मैं क्या लूं, अब ये तो आ गया क्या अपना VRMS, ठीक है। अब एक और क्वांटिटी है, अब इसको कैसे मैं लिख सकता हूं, और भी इसके एक्सप्रेशन बता दीजिए मुझे, ठीक है। यहाँ पे 3 रहेगा, है ना, ये अगर आपने लिख लिया हो तो उसको सुधार लीजिए। 3 k को क्या लिख सकता हूं मैं, k को लिख सकता हूं मैं R अपॉन n a। अच्छा, यहाँ पे ये याद रखिएगा, ये m क्या है, मास ऑफ मॉलिक्यूल, मास ऑफ मॉलिक्यूल ना कि मास ऑफ गैस, ठीक है। यहाँ पे भी मॉलिक्यूल की बात हो रही है, ठीक है, गैस की नहीं। इस केस में जनरली हम गैस वाला आयन लेते हैं, ठीक है, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा। k को लिख सकते हैं R अपॉन n इंटू मास ऑफ अ मॉलिक्यूल इंटू t, ये हो जाएगा R t अपॉन m मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इंटू एनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो ये हो जाएगा मोलर मास ऑफ द गैस, ठीक है। इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्या बोल दिया है मैंने, ठीक है। अब मुझे बताइए, आइडियल गैस होती है PV इज इक्वल्स टू n RT, ठीक। तो यहां पे मैं इसे लिख सकता हूं प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास ऑफ द गैस। यहाँ पे गैस, ये m गैस क्या है, मास ऑफ एंटायर गैस, ठीक है, अपॉन मोलर मास इनटू RT, ठीक है। तो यहां से मुझे बता दीजिए, कि m गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ द गैस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगा, है, इज इक्वल्स टू RT। ये क्या होगा, एक्चुअली ये क्या होने वाला है,
यहाँ पे देखिए V क्या होने वाला है, मुझे क्या करना है, m गैस के नीचे V को लाना है, वॉल्यूम को लाना है। तो m यानी कि मॉलिक्यूलर मास को, मोलर मास को मैं इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा अपॉन RT कर दूंगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू P m अपॉन RT, ठीक है। तो ये कितना हो जाने वाला है, रो इज इक्वल्स टू P m अपॉन RT, ठीक है। इससे क्या होगा, RT अपॉन m, RT अपॉन m क्या हो जाएगा बताइए मुझे, RT अपॉन m इज इक्वल टू हो जाएगा P अपॉन रो, और RT अपॉन m ये है, तो एक और रिलेशन यहां से निकल आ जाएगा क्या, 3 इंटू P अपॉन रो, ठीक है। यानी कि ये वाला रिलेशन का यूज करके और आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करके मैंने क्या निकाले, 3 एक्सप्रेशन निकाले V के, और वो कौन कौन से हैं मुझे बताइए। ये 3 रिलेशन निकाले, ये आप नहीं निकाल पा रहे हैं लेकिन इसको याद रखिए, ठीक है, इन 3 इक्वेशंस को, ठीक है, ठीक है। ठीक, अब एक वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी, ये क्या है, v1 प्लस v2 प्लस vn अपॉन अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक। ये मैक्सवेलियन रिलेशन से जो इसकी वैल्यू निकल आई है वो कितनी है, v एवरेज कितनी है, 8 अपॉन पाई टाइम्स KT अपॉन m, यहाँ पे m कौन सा है, मॉलिक्यूल का मास है m, ठीक, इक्वल्स टू 8 अपॉन पाई इंटू RT अपॉन m, कैपिटल M क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैसेस, 3P अपॉन रो, ठीक। ये क्या है, मीन स्पीड और एवरेज स्पीड, ठीक है। ये मैक्सिलियन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से निकाला गया है जो कि JEE के स्कोप से बाहर है, इसलिए हमको केवल ये एक्सप्रेशन याद रखना है जो कि इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, ठीक है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या होगा, 8 अपॉन 5, ठीक है, ठीक है, इसको सुधार लेना, 3 अगर लिख लेगा, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना होगा, ठीक है, लेकिन इसका डेरिवेशन कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता। ऐसे ही मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, यानी कि वो स्पीड जो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स की होगी, ठीक है, यानी कि वो स्पीड जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की, यानी कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की होगी, उसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। प्रोबेबल स्पीड ये कितनी है, ये भी मैक्सिलियन रिलेशन से निकाली गई है, ये कितनी है, रूट ऑफ 2 KT अपॉन m इज इक्वल्स टू 2 KT अपॉन m, सॉरी 2 RT अपॉन m इज इक्वल्स टू तीसरा रिलेशन 2P अपॉन रो, ठीक है। तो ये वाली चीजें सेम रह रही हैं, बस ये अंदर के जो नंबर्स हैं वो चेंज हो जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू मैं जो रेशियोज निकालूंगा वो कुछ ऐसे होंगे, V एवरेज रेशियो, सॉरी V RMS रेशियो, V एवरेज रेशियो, V मोस्ट प्रोबेबल is equals to √3
रेशियो 8/5। अच्छा, 8/5 की जो वैल्यू है वो लगभग 2.5 टाइम्स होती है, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं √2.5 रेशियो 2। तो मैं ये देखूंगा कि VRMS इज ग्रेटर देन VAverage इज ग्रेटर देन V मोस्ट प्रोबेबल, ठीक है। अब ये जो रेशियो है और ये जो रिलेशंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपके ज्यादातर केडीजी के सवाल सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। इनको याद कर लीजिए, ठीक है, एकदम, ठीक है। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अच्छा दोस्तों, आपसे कोई पूछे कि मीन फ्री पाथ क्या है? ये एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल है, ठीक है। और वॉन डेर वाल्स इक्वेशंस लिखी जाती है रियल गैसेस के लिए, जैसे आइडियल गैसेस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन है, वैसे रियल गैस के लिए वॉन डेर वाल्स इक्वेशन है, जिसका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा है P + A/V² इंटू V - B = RT, ठीक है। यहाँ पे जो B है ना, ये इसके लिए किस एजम्पशन का करेक्शन है? हमने केडीजी में बोला था ना कि वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, ये उसका करेक्शन है। और मैंने एक और चीज बोली थी केडीजी के एजम्पशन में कि इंटरमॉलिक्यूलर जो अट्रैक्शन है वो बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, 0 है। तो उसका जो करेक्शन है वो ये वाला टर्म है, ठीक है। तो ये हो गई वॉन डेर वाल्स इक्वेशन, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ सवाल, हम देखेंगे कुछ सवाल, कुछ न्यूमेरिकल्स, ठीक। अच्छा, अगर आप इस पे बने हुए हैं मेरे लेक्चर पे तो इन सवालों को लिख लीजिए, तब आपको ये समझ में आएंगे, ठीक है। PV diagram of same mass of a gas are drawn at two different temperatures T1 and T2. Explain whether T1 is greater than T2 और T2 is greater than T1, ठीक है। ऐसा ग्राफ बना हुआ है दोस्तों, P और V, ठीक है। और टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेकिन दो टेम्परेचर्स पे ग्राफ ड्रॉ किया गया है। एट टेम्परेचर T1 ग्राफ कुछ ऐसा है और एट टेम्परेचर T2 ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक है। मुझे ये बताना है कि T2 ज्यादा है या T1, ठीक है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, मैंने क्या देखा, टेम्परेचर कांस्टेंट पे आइडियल गैस का ये ग्राफ है, ठीक है। एट टेम्परेचर कांस्टेंट PV = nRT, ठीक है। अब कांस्टेंट टेम्परेचर में मैं देखता हूं कि PV कांस्टेंट हो जाता है क्योंकि T कांस्टेंट है और NR तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो उस केस में P और V का जो मल्टीपल है, जो मल्टीप्लिकेशन है, उसका जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। तो मुझे बताना है इसमें से T1 ज्यादा है या T2 ज्यादा है। एक लाइन ड्रॉ कीजिए जो दोनों ग्राफ को कट करे और एक वॉल्यूम से गुजरे, ठीक है ना। यही इसका ट्रिक है। एक लाइन ड्रॉ कीजिए जो कि किसी पर्टिकुलर उसको कट करे, ठीक है ना, जो कि दोनों के लिए सेम हो,
देखिए एक लाइन ड्रॉ कीजिए, दोनों कर्व से होके गुजरे जो, और या तो P को टच करे वो और या तो फिर V को टच करे। अभी मैंने ये V बनाया है, ठीक है। इस केस में क्या होगा कि वॉल्यूम तो दोनों के लिए कांस्टेंट है, ठीक है, लेकिन T2 के लिए देखिए P ज्यादा है और T1 के लिए P कम है, और क्योंकि V कांस्टेंट हो गया इसमें दोनों के लिए, तो जहां पे P ज्यादा होगा इसलिए प्रोडक्ट भी ज्यादा होगा, और प्रोडक्ट ज्यादा होगा इसलिए NRT की वैल्यू ज्यादा होगी, और NR तो दोनों के लिए कांस्टेंट है, इसलिए T2 के लिए इसके लिए क्योंकि प्रोडक्ट ज्यादा है तो T2 ज्यादा होगा T1 से, ठीक है। अब एक और तरीका है इसको करने का, वो क्या है, मैं ये लाइन ड्रॉ किया प्रेशर के परपेंडिकुलर। अब ये प्रेशर जो है, ये वाली वैल्यू, प्रेशर की ये वाली वैल्यू, ये इस गैस के लिए भी यही है और इस गैस के लिए भी वही है, लेकिन जो वॉल्यूम है वो T2 के लिए ज्यादा है ना, V2 > V1, तो प्रोडक्ट भी ज्यादा हो जाएगा T2 के लिए, ठीक है ना, T2 वाले कर्व के लिए। तो उस केस में मैं देखूंगा क्योंकि उसका प्रोडक्ट ज्यादा हो जाएगा और ये तो कांस्टेंट है, इसलिए T2 इज ग्रेटर देन T1, सेम रिजल्ट, ठीक है। आई होप ये समझ पाए होंगे आप। अब दूसरा क्वेश्चन लिखिए, the PV diagram of two different masses M1 and M2 are drawn at constant temperature T. State whether M1 is greater than M2 और M2 is greater than M1। देखिए यहां पे ये बोल रहा है कि दो कर्व्स बनाए गए हैं, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, यहाँ पे भी T सेम है, यहाँ पे भी T सेम है, यहाँ पे क्या कांस्टेंट कर दिया, T कांस्टेंट कर दिया। आइडियल गैस के लिए बनाया गया है, PV = nRT, ठीक है ना। अच्छा इसको मिटा देना चाहिए, है ना। देखिए इसमें ये बोला T कांस्टेंट है, ठीक है, और M1 के लिए ये बनाया गया है, M2 के लिए ये कर्व है, ठीक है। किसके बीच में कर्व है, P और V के कर्व, P और V के कर्व, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, T अगर कांस्टेंट है तो P V भी कांस्टेंट हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है कि M चेंज हो रहा है, ठीक है। अब मैं N को क्या लिख सकता हूं, M दैट इज मास ऑफ द गैस अपॉन मोलर मास इनटू RT, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि PV = देखिए M तो कांस्टेंट ही रहेगा, गैस तो सेम है, वो तो चेंज नहीं हुई, तो मोलर जो कैपिटल M है वो मोलर मास तो सेम रहने वाला है, ठीक है ना। T हो गया, ठीक है, तो इसको ऐसे रहने दीजिए, = M × RT अपॉन M। तो देखिए T अगर कांस्टेंट हो गया तो ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, और ये भी कांस्टेंट हो जाने वाला है, लेकिन जितनी ज्यादा M की वैल्यू होगी, जितनी ज्यादा मास की वैल्यू होगी, उतनी ज्यादा इस प्रोडक्ट की वैल्यू हो जाएगी। ये तो आप समझ पा रहे होंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है और ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, M1 M2 ले लिया गया, तो जितना ज्यादा मास होगा ये वाला, उतनी ज्यादा इसकी प्रोडक्ट की वैल्यू होगी, ठीक है। अब देखिए वही मैं कर दिया, फिर से यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी दोनों कर्व से होते हुए, ठीक है, या तो वो B से होकर गुजरना चाहिए परपेंडिकुलरली या फिर P से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखा सेम वॉल्यूम के लिए M1 के लिए जो प्रेशर था वो कम था,
और M2 के लिए जो प्रेशर था वो ज़्यादा था, तो वॉल्यूम तो सेम है, जितना ज़्यादा प्रेशर उतना ज़्यादा प्रोडक्ट। ठीक, तो मैंने क्या देखा कि M2 के लिए जो प्रोडक्ट था, क्योंकि P था वो ज़्यादा था, M2 के लिए जो प्रेशर था वो ज़्यादा था सेम वॉल्यूम के लिए। ठीक है, इसलिए M2 के लिए जो PV है, जो मल्टीप्लिकेशन है, जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, इसलिए मैं ये कहूँगा कि M2 इज ग्रेटर देन M1। ठीक है, आई होप ये वाली बात आप समझ गए होंगे। अब अगला सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और एक बात याद करिएगा जो मैंने आपको बताई थी इस वीडियो की शुरुआत में। ठीक है, इसमें ये बोला गया है द पीटी graph for given mass of an ideal gas is as shown in the figure. What inference can be drawn regarding the change in volume? ठीक है, ये कर्व दिया हुआ है, सॉरी कर्व नहीं, पीटी का ग्राफ दिया हुआ है प्रेशर टेम्परेचर का। ठीक है, मुझे बताना है कि ए से बी की ओर, अच्छा यहाँ पे एक और चीज भूलिए, टेम्परेचर केल्विन में है। ठीक है, what inference can be drawn regarding change in volume? ठीक है, क्या वो कांस्टेंट है या फिर इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग। अब देखिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV इज इक्वल्स टू nRT। ठीक है, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर में मैंने क्या बोला था, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है, तो 0 केल्विन आते आते गैस का प्रेशर 0 हो जाएगा, और ये जो इनका ग्राफ है वो ओरिजिन से होकर गुजरना चाहिए। तो मुझे तो ये समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ कर्व जा रहा है, इसलिए यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है। यही एक ट्रिकी पॉइंट है यहाँ पे। देखिए केल्विन स्केल में जब भी होगा, मैंने पहले भी बता दिया है, जब भी केल्विन स्केल में टेम्परेचर हो तो प्रेशर अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हुई तो प्रेशर अगर टेम्परेचर कम होता रहा, तो जब टेम्परेचर 0 केल्विन जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि गैस क्या हो जाएगी, लिक्विफाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट तो नहीं है। ठीक है, अच्छा वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है दोस्तों, 2 घंटे का हो रहा है लगभग, आप इसको थोड़ा स्पीड में देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये टॉपिक बहुत कॉम्प्लेक्स था। इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स बहुत इजीली सॉल्व हो जाने वाला है सब कुछ। ठीक है, यही 2 टॉपिक्स हैं जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, जो पिछले वाला लेक्चर और ये वाला था। ठीक है, और इनमें से आता भी काफी ज्यादा कम है। ठीक है, तो मैंने देखा कि इसका कर्व, इसका जो इक्वेशन है इस लाइन की, वो कुछ ऐसी हो रही है, v इक्वल्स टू a t प्लस b। ठीक है, अब मुझे बताइए, मुझे क्या लिखना है, v को इस टर्म्स में, v को इस इक्वेशन से मैं क्या लिख सकता हूं, n/t/p। ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब देखिए P इक्वल्स टू
P इक्वल्स टू A प्लस B मैंने लिखा है, ठीक है। अब मैं दोनों तरफ क्या कर रहा हूँ, P से डिवाइड कर रहा हूँ दोनों साइड को, तो 1 इक्वल्स टू A T अपॉन P हो जाएगा प्लस B अपॉन P हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताइए, इससे मैं ये लिख सकता हूँ क्या, A T अपॉन P, यहाँ पे A और B क्या है, A यहाँ पे और B यहाँ पे, इंटरसेप्ट देखो ये तो है इसका tan थीटा, दैट इज स्लोप एंड B इज इंटरसेप्ट, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गई। अब यहां से T अपॉन P को मैं क्या लिख सकता हूं बताइए, V अपॉन N इज इक्वल्स टू 1 माइनस T अपॉन P इज इक्वल्स टू V अपॉन N, ठीक है, इंटू A इज इक्वल्स टू 1 माइनस B अपॉन P, ठीक। अच्छा ये आप लिख लीजिए अपने कॉपी में, ठीक है, अपने कॉपी में, ठीक है, ताकि मैं जब मिटा दूं तो आप इसे समझ पाए, ठीक है। अब मैं NR को उस तरफ ले जाऊंगा, केवल मेरे को V का एक्सप्रेशन चाहिए, V इक्वल्स टू NR अपॉन A इंटू 1 माइनस B अपॉन P, ठीक है। देखिए ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, ये भी कांस्टेंट है, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, P। तो है दोस्तों, एक्चुअली वीडियो क्या हो गया था, पॉज हो गया था, दोबारा हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, मैंने देखा था ये रिलेशन आया था। अब देखिए ये क्वांटिटी क्या है, नेगेटिव में है, ठीक, नेगेटिव में है, तो मैंने क्या देखा था कि प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। प्रेशर बढ़ रहा होगा तो ये पूरी क्वांटिटी कम हो रही होगी, क्योंकि प्रेशर एक तो नेगेटिव टर्म के नीचे है और बढ़ रहा है, तो ये कम हो रहा होगा, तो ये पूरी क्वांटिटी ज्यादा हो रही होगी। तो मैं ये कह सकता हूं, क्योंकि प्रेशर PA PB से कम है, PB ज्यादा है, प्रेशर इंक्रीज हुआ है, तो VB विल बी ग्रेटर देन VA, एंड विच मीन्स B प्रेशर दैट इज वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, ठीक। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पे जो टेम्परेचर का वो है यूनिट है, वो कौन सा है, केल्विन है, ठीक। अब देखिए एक सवाल और हम करते हैं, जो कि केटीजी पे आधारित होगा, केटीजी पे बेस्ड होगा, ठीक है। उसको आप अटेम्प्ट करें और बताएं, ठीक है। ये सवाल कहता है, अच्छा जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये सवाल लिख लें, स्पीड कम करके वीडियो, ठीक है। A tank used for filling helium balloon has a volume 0.3 meter cube. Has a volume of 0.3 meter cube. (3 meter cube) and contains 2 mole of helium, ठीक है। मुझे बताना है एट टेम्परेचर दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मुझे बताना है assuming that helium behaves like an ideal gas, what is total translational kinetic energy of molecules of the gas, total translational kinetic energy, ठीक है, of all the molecules. Second,
व्हाट इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। ठीक है, याद रखिएगा जब काइनेटिक एनर्जी पूछा जाए, ठीक है ना, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पूछा जाए तो हमेशा VRMS यूज करना है। ठीक है, VRMS दैट इज रूट मीन स्क्वायर यूज करना है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है, देखिए एक मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है वो मैंने बताया था कितनी है, कितनी, 3/2 kT। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सेकंड पार्ट तो यही पूछ रहा है, व्हाट इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो सेकंड पार्ट जो बी पार्ट है वो तो यही पूछ रहा है। ठीक है, अब इससे मैंने क्या निकाल लिया, इसकी वैल्यू निकाल ली। ठीक है ना, ये आप निकाल लीजिएगा, टी यहाँ पे हो जाएगा 293 केल्विन, और के की वैल्यू आपको पता ही है 1.38 इंटू 10⁻23। ठीक है, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा इंटू 3/2। अब मैं आंसर आपको बता दे रहा हूं, इसका आंसर है, इसको आप पहले अटेम्प्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके वीडियो पॉज कर दीजिएगा, आंसर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इसका आंसर है 6.07 इंटू 10⁻⁻21। अब इससे देखिए फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा था, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स। अब देखिए 2 मोल्स हैं, इससे क्या आ गया, एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी आ गई है। ठीक है ना, ये अब 2 मोल्स हैं, तो 2 मोल्स को क्या करना होगा, सिंपली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 2 मोल्स, 2 इंटू Ne इज एवोगैड्रो नंबर इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल दैट इज 6.07 इंटू 10⁻⁻21। इसकी वैल्यू क्या होती है, 6.6 इंटू 10⁻23, ऐसा कुछ रहता है ना, 6.022 इंटू 10⁻23 है, इसकी वैल्यू रहती है। तो ऐसे आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, अच्छा ये आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं या फिर ऐसे कर सकते हैं, ऐसे 2 into Na, that is number of molecules in 2 moles into energy of each molecule, तो 2 into K into Na हो जाएगा into T हो जाएगा अपॉन T हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3RT। ठीक है, 3RT। ठीक है, यहां से आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, यहां से इसके जो आंसर आने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ, 7.3 इंटू 10⁻³ जूल। ये इसकी सम है, सम ऑफ ऑल एनर्जीज। ठीक है, सम ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जीज ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स। अच्छा दोस्तों, ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है, और जो बच्चे न्यूमेरिकल्स करने में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट करें। ठीक है, अगर मुझसे डायरेक्टली पढ़ रहे हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आती है, न्यूमेरिकल्स नहीं समझ में आते हैं, तो क्या करिए आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे अपनी क्वारीज भेजें। ठीक है, अगर आपको सवाल चाहिए हैं
तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन करें, जिसका डिस्क्रिप्शन में जिसका जो लिंक है, ज्वाइनिंग लिंक है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो आप जहां पर नहीं समझ में आया है उस पॉइंट को लिख लें अपने कॉपी में, और मुझसे जब डायरेक्ट मिले तो मुझसे पूछ लें। ठीक है, कोचिंग। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई अप्रिशिएट योर टाइम। थैंक यू।